रिकॉर्डिंग। हाँ, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम ये जानेंगे कि आखिर इसके जो हमारा इकोसिस्टम होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा इकोसिस्टम क्या होता है और फिर बाकी चीजें। देखो, जो तुम्हारी इन्वायरमेंट से कैसे तुम इंटरेक्ट कर रहे हो ये देखना पड़ता है। मतलब हर कोई इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे मैं हूँ एज अ इंसान, लेट सपोज ये एक इंसान है और मेरा नाम क्या है, मेरा नाम मान लेते हैं, मेरा नाम है, क्या रखो अपना नाम, एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट, कोई जानता है एडम गिलक्रिस्ट को? ठीक है, विकेट कीपर बैट्समैन था, विकेट कीपर बैट्समैन था। ठीक है, ये काफी फेमस, मेरा फेवरेट प्लेयर था काफी। ठीक है, अच्छा विकेट कीपर था, ऑस्ट्रेलिया का था। तो खैर, अब ये इंटरेक्ट कर रहा होगा, किस किस से इंटरेक्ट कर रहा है? देखो, इसके आसपास की एयर से, है ना, इस सांस को ले रहा है। ठीक है, वाटर से भी इंटरेक्शन हो रहा है, पानी वानी पी रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा कैसे इंटरेक्शन है, बाकी इसके दोस्त होंगे, कुछ अपने दोस्तों से इंटरेक्ट कर रहा होगा, कुछ खाता पीता भी होगा, प्लांट से भी इंटरेक्शन होगा। तो इसके इंटरेक्शंस हैं, तभी ये एक सर्वाइवल में पॉसिबल है, इसके लिए इंटरेक्ट किए बिना नहीं कर सकता। तो इंटरेक्शन ये दो तरह के हो सकते हैं, मतलब इसमें या तो बायोटिक कंपोनेंट होता है या क्या होता है, एबायोटिक। ओके, बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जो कि जिसमें लाइफ होती है। ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गए, ये सब क्या हो गए, या एनिमल्स हो गए इसके अराउंड, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गई, इसके अलावा क्या हो गया तुम्हारा, एयर हो गई। ये सब कैसे कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों रहते हैं इकोसिस्टम में। और बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर तुम्हें समझ आ गया कि जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, मतलब लाइक हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तभी एक बायोस्फीयर बन सकता है ना। बायोस्फीयर के लिए ये सब चीजों की जरूरत होती है। और ये बात कल बताई थी कि जब हम लोग लाइफ आउटसाइड अर्थ ढूंढते हैं, लाइफ आउटसाइड अर्थ, तो हम क्या ढूंढते हैं, हम इन्हीं फैक्टर्स को के पीछे रिसर्च करते हैं कि हमको लिथो, मतलब वहां की जमीन को देखें, वहां की जमीन कैसी है, क्या वहां पे पानी मौजूद है या नहीं है, उसको देखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या वहां पे एटमॉस्फेयर मौजूद है या नहीं है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम कुछ कुछ ऐसे प्लैनेट्स का या कुछ ऐसी स्पीसीज का हम लोग चुनाव करते हैं, हम उसको सेलेक्ट करते हैं कि हाँ यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। मार्स हमने अभी सिलेक्ट किया है कि मार्स पे लाइफ हो सकती है, हालांकि वहाँ का एटमॉस्फेयर अभी हमारे मुताबिक नहीं है, हाइड्रोस्फीयर थोड़ा सा है, काइंड ऑफ है, सोच लिया है, मिल गया है थोड़ा पानी वगैरह, तुम्हें बताया 2008 के बारे में, और वहाँ की जमीन सही है। तो कुल मिला के हम सोच रहे हैं वहां जाएंगे और हम एटमॉस्फेयर को अपने हिसाब मुताबिक उसको चेंज कर लेंगे, हमारे प्लान्स हैं ये। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात आती थी एटमॉस्फेयर के बारे में, बता दिया तुम लोगों को एटमॉस्फेयर सडन चेंज से बचाता है। ओके, अब सबसे पहली जो चीज हमारे में है, एयर के बारे में है। एयर का कॉम्पोजिशन तुम लोग ने कल पढ़ा कि हमारे एयर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, हर एक प्लेनेट का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% पाया जाता है। इसके बाद पाया जाता है ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 1% करीब होता है ना, और बाकी वाटर वेपर, मीथेन, इथे, बाकी और सब गैसेस पाई जाती हैं कुल मिलाकर के, जिनका परसेंटेज काफी ज्यादा कम होता है। ये कंपोजिशन क्या थ्रू आउट द हर एक प्लैनेट का सेम रहता है, थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहता है? तो आंसर इज नो, हर एक प्लैनेट का अलग अलग रहता है। और हमारी एनसीईआरटी ने साफ साफ डिस्कस किया है मार्स के बारे में और वीनस के बारे में कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, 90% से 95% से ज्यादा पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब बात आती है कि हमारा एयर पॉल्यूशन एक टॉपिक है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इस पे बताता हूँ, एयर पॉल्यूशन। अब जो मेरे एयर है, इसमें अगर मान लो कोई ऐसे पार्टिकल्स आ जाएं जो कि इन पार्टिकल्स के अलावा हो, इस एयर के पार्टिकल्स के अलावा हो, जो एयर के पार्टिकल्स के अलावा पार्टिकल्स हो, तो वो क्या करेंगे, इसको पॉल्यूट करेंगे। क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं, कि हमारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं या कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर में आ जाएं। ठीक है, ऐसे पार्टिकल आते कहां से हैं, दो तरीके से, ज्यादातर मैन मेड तरीके से। मैन मेड तरीके क्या होते हैं, तुमने क्या किया, पटाखे जलाए, दिवाली आ गई या न्यू ईयर आ गया, तो क्या किया, पटाखे जलाए।
पटाखे जलाने से क्या होगा तुम्हारे, उससे जो बर्निंग क्रैकर से पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा तुमने फ्यूल का कंबशन किया। फ्यूल कंबशन कैसे करते हो, जब तुम लोग अपने व्हीकल चलाते हो तो व्हीकल से क्या होता है, फ्यूल जलता है, तो वो तुमने इंडस्ट्री लगाई है तो उससे स्मोक निकलती है, तो उससे है ना, ये सब कुछ आपके मैनमेड तरीके हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। और कुछ क्या नेचुरल तरीके भी हैं, अगर मैनमेड लिखा है सर ने, हाँ होता है। कई बार अपने आप जंगलों में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर। अभी याद होगा 2 जंगलों में आग लगी थी रिसेंटली। पहले वो लगी थी ब्राजील के जंगलों में। ब्राजील में कौन से जंगल है, अमेजन, अमेजन रेन फॉरेस्ट, पता है इसको क्या कहते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट नाम होता है लंग ऑफ द प्लेनेट। लंग्स ऑफ द प्लेनेट, कोई पूछे लंग्स ऑफ द प्लेनेट क्या है तो साफ साफ क्या बताओगे, लंग्स ऑफ द प्लेनेट ब्राजील में जो जंगल है अमेजन रेन फॉरेस्ट वो है, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ पौधे तो एक ही चीज है, और एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज, दूसरा एक फॉरेस्ट में भी आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट बोला, फॉरेस्ट नहीं बोला मैंने। असल में ऑस्ट्रेलिया ज्यादा डेजर्ट इलाका है। अगर मैं देखूं, ये अपना इंडिया हुआ, अगर इंडिया से और ये इधर इधर चाइना वो है तुम्हारा, चाइना वाइना है, म्यांमार है, नीचे चले जाओ थोड़ा सा तो यहाँ पे थोड़े से वो इलाके मैंने ऐसे बना दिया, फिलीपींस है, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस का इधर हो गया, थाई वो सब हो गया तुम्हारे, थाईलैंड वाईलैंड वाले इलाके आ गए ना, थाईलैंड लाओस वगैरह। यहाँ नीचे करके एक कॉन्टिनेंट जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, यस और नो। तो ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं, मतलब लाइक ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, क्या चीज फेमस है ऑस्ट्रेलिया की, कैंगारू, है ना, ओके। ऑस्ट्रेलिया के अराउंड क्या होगा, यहाँ पे इसके आसपास क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समुंदर है, सी है ना, ओके। तो अगर यहाँ पे सी है ऑस्ट्रेलिया के अराउंड, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, मैंने क्या बता रहा था मैं तुम लोग को, अच्छा हाँ, तो यहाँ पे ये लोग जो रहते हैं ना, सिटीज यहाँ पे हैं, देखो इस साइड में सिटीज हैं ज्यादातर, ठीक है, जो तुमने नाम सुना है सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न वगैरह नाम सुना है। ज्यादातर जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, ये जो एरिया है, ज्यादातर एरिया क्या है तुम्हारा, डेजर्ट एरिया है, ओके। और यहाँ पे हो गई थी फॉरेस्ट फायर, फायर आग लग गई जाती है कई बार, तो फॉरेस्ट फायर, इसकी वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। तो क्या ये मैनमेड तरीका है या नेचुरल है, फॉरेस्ट फायर कई बार नेचुरल भी होता है, ठीक है, तो नेचुरल तरीका भी है फॉरेस्ट फायर। एक और चीज बताओ, वॉल्केनोस, कभी कभी सुना है वॉल्केनोस के बारे में, ये क्या होता है वॉल्केनोस। तो ज्यादातर इलाका डेजर्ट इलाका है, तो यहाँ पे ये मतलब लाइक वहाँ पे उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है अगर वहाँ पे आग लग जाए। वॉल्केनोस के बारे में बात करते हैं, वॉल्केनोस क्या होते हैं, वॉल्केनोस होते हैं तुम्हारे, जो तुम्हारी इसको क्या कहते हैं, लावा, जानते हो लावा जब फटता है तो वॉल्केनो, इसका हिंदी में यस क्या सर, हिंदी में क्या बोलते हैं वॉल्केनो को, हिंदी में नहीं होता। नहीं पता ना, शायद याद नहीं आ रहा, खैर। तो वॉल्केनिक एरप्शन जब होता है तो लावा फट जाता है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा हीटअप हो जाता है, एटमॉस्फेयर भी हीटअप हो जाता है और काफी ज्यादा पॉल्यूटेंट्स भी रिलीज होते हैं, ये एक नेचुरल तरीका है। अच्छा वॉल्केनोस कहाँ पे ज्यादा है, तो अगर मैं देखा जाए तो कुछ कुछ ऐसे इलाके होते हैं दुनिया में जहाँ पे वॉल्केनोस की संख्या ज्यादा है, खासकर जैसे कि यहाँ पे इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में कुछ आइलैंड्स हैं, मतलब खासकर 2 हैं, जावा, सुमात्रा आइलैंड्स, यहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्केनोज हैं। या फिर तुम्हारे अगर इंडिया के नीचे चलूँ तो इंडिया में तुम्हें पता होगा इधर क्या है, अंडमान निकोबार है आइलैंड्स, और इधर क्या है, लक्षद्वीप है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी अलग अलग आइलैंड्स होते हैं, तो उसमें कुछ आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्केनोज वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे अलाउ नहीं करा जाता कि वहां नहीं जाएंगे आप, ठीक है, ओके। तो खैर, तो ये सब क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है एयर पॉल्यूशन का। देखो मोबाइल विजिबल है ना मेरा, अब इस मोबाइल में एक चीज यस देखो, सर, यहाँ पे नीचे जाएंगे, जब मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे एयर क्वालिटी करके एक आ रहा है, दिखा एयर क्वालिटी, और कितना लिखा है 148, है ना। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ 148 एयर यस क्वालिटी सर, का, ये होता है तुम्हारा एयर क्वालिटी इंडेक्स कि AQI, ये क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तुम्हारा एयर क्वालिटी कितनी है।
ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें डेटा के हिसाब से देखना पड़ता है कि AQI जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पॉल्यूटेड है, जितना कम होगा उतना ज्यादा लेस पॉल्यूशन है। ठीक है, एक जनरल की बात करता हूँ, 0 से 50 तक क्या कहते हैं गुड क्वालिटी की एयर है। ठीक है, चल जाएगी। 51 to 100 भी चल जाएगी, थोड़ा सा मॉडरेट क्वालिटी की एयर है। ठीक है, मॉडरेट है। अब मेरे में लिख के आ रहा है सॉरी, इसके बाद 100 से 151 जो होती है, ये होती है मॉडरेटली पॉल्यूटेड, हल्की सी पॉल्यूशन है मेरे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बहुत कम पॉल्यूटेड है, फिर भी ठीक चल जाएगा। चलो, इस हिसाब से आजकल जो हिसाब चल रहा है। और इसके ऊपर अगर जाएगा 151 से अब जाएगा तो वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और दिल्ली में कितना पहुंच जाता है पता है, किसी को आइडिया है? No, sir. 400 तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तुम लोग के यहाँ कितना है बताओ? नहीं पता सर। मैं बताता हूँ तुम लोग के यहाँ कितना है। ठीक है, अपनी जगह का नाम बताओ। दरभंगा। दरभंगा, यस सर। ओके, दरभंगा बिहार। तुम्हारे यहाँ है अभी 134 है तुम्हारे यहाँ। ठीक है, ठीक ठाक एयर है तुम्हारे यहाँ अभी इस टाइम पे, लेकिन तुम लोग के यहाँ भी बहुत ऐसा 100 से नीचे नहीं है अभी तक। ठीक है, तो खैर बट 134 चल जाएगा। अभी इंडिया का ये जो हाल चल रहा है, अभी 134 भी हम अच्छा मान सकते हैं। ओके, अब ये जो इंडेक्स होता है ये किस किस पे बेस्ड होता है? ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, हो सकता है कई बार एनसीईआरटी से बाहर जाता है। तुमने देखा पिछले चैप्टर में एनसीईआरटी से बाहर जाता है, तो ये किस पे बेस्ड होता है? तो असल में जनरली जो चीजें याद रखनी है, ओजोन, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, PM 2.5 और PM 10। ये PM 2.5 और PM 10 का क्या मतलब होता है? ऐसे पार्टिकल जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, और ऐसे पार्टिकल का डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम हो। ठीक है, 10 की पावर 6 होता है माइक्रोमीटर। ठीक, तो उन सबको कंसीडर करते हैं, उनकी वो देखते हैं कि वो कितने ज्यादा है, मतलब या इसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, और हर 1 घंटे पे इसको कैलकुलेट किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स को। तो भाई इतना जान लो, काफी है। ओके, अच्छा, अगर एयर पॉल्यूशन हो गया तो इसका नुकसान और फायदे क्या होते हैं? एयर पॉल्यूशन के कोई फायदा होता है या नुकसान ही होते हैं? ऑब्वियसली कोई भी पॉल्यूशन नुकसान ही देता है। क्या नुकसान देता है? हमारे लंग डिजीजेज होते हैं इससे। ठीक है, सबसे ज्यादा, और इससे हमारे लंग्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज कराता है, ग्लोबल वार्मिंग। और एक चीज और कॉज कराता है ये, तुम लोग खुद बता सकते हो, तुम लोग ने एक बात पढ़ी होगी कभी बचपन में, एसिड रेन के बारे में, है ना? मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है तो हाइड्रोजन अगर सल्फर, ये क्या बन जाएगा? पानी मिलके, है ना? अगर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा NO2 से, नाइट्रिक एसिड में बना देना। वैसे तो ये सब खतरनाक चीजें हैं। ठीक है, ये सब क्या है? एसिड्स हैं। तो एसिड रेन में यही होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब इसके बाद बात आती है एक लेयर की, इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर क्या होती है? एक थिन पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है जो कि एज ए शील्ड एक्ट करता है ना? हमारे ऊपर लाइक अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एज ए शील्ड है। ठीक है, क्या एक्ट करता है? एज ए शील्ड एक्ट करता है। और क्या करता है वो? ये कौन सी लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और ये यस क्या करता है? 50 यूवी to रेज जो 30। हाँ, यूवी रेज जो आती हैं, यूवी रेज को ब्लॉक कर देता है ना? यस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूवी रेज अंदर नहीं आ पाती और हमारे बहुत सारी डिजीज से बच जाते हैं। अगर यूवी रेज आएंगी
तो उससे क्या नुकसान होता है? उससे नुकसान होता है, पहला एक मैंने बताया था तुम लोग को, म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं, याद आया? तो वो कैंसर कॉज कर यस सकता है सर। म्यूटेशन, बताया था, कैंसर। है ना? और क्या म्यूटेशन करता है यूवी रेज? वो बनाता है डाइमर, थाइमीन थाइमीन डाइमर, टी डाइमर। अब ये थाइमीन थाइमीन डाइमर क्या होता है, ये मैं तुमको जब डीएनए पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि थाइमीन क्या होता है, ठीक है? मैंने बताया 4 कोड होते हैं, उस दिन बताया था 300 करोड़ कोड होते हैं, इनमें से 4 चीजें रिपीट होती हैं किसी भी ऑर्डर में, जब मैं तुम लोग को म्यूटेशन पढ़ा रहा था, लेकिन मैंने उनके बारे में नहीं बताया था वो 4 कोड, वो ATGC होते हैं, ठीक है? ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें थाइमीन होता है, टी जो है थाइमीन है, थाइमीन थाइमीन डाइमर बना देता है। खैर नहीं याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा, बट खैर मैं इस बताया तो मैंने कहा बता दूं। ओके, अब ओजोन लेयर का क्या है कि अगर मान लो कि तुम ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, कैसे होता है? कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा। किसी को पता है ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे हो सकता है? तुम लोग ने पढ़ा था कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC से। क्यों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाम क्या है? क्लोरो, है ना? क्लोरीन नाम फ्लोरोकार्बन। है। तो यस। क्लोरीन नाम है, क्लोरीन होता है। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल होता है रिएक्टिव स्पीशीज, ठीक है? वो रिएक्ट करती है, यहाँ पे ओजोन होता है O3, तो ये रिएक्ट करके क्या करती है? इसको तोड़ देती है ओजोन को, ऑक्सीजन प्लस O फ्री रेडिकल में, O फ्री रेडिकल में, ठीक यस। है? तो इसकी वजह से क्या होता है? ये डिप्लीट होने लग जाती है, ये जो लेयर है पतली होने लग जाएगी, ठीक है? जितनी पतली होने लग जाएगी तो ऐसा होल कहलाता है कि होल हो गया, मतलब लेयर पतली हो गई, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा? अब जो तुम्हारे यूवी रेडिएशन पहले नहीं आ रही थी, अब वो ब्लॉक थोड़ा थोड़ा अंदर आने लग जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से यूवी रेडिएशन अंदर आएंगे तो एक तो डिजीजेस वगैरह का दिक्कत हो सकती है, दूसरी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, GW ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? क्योंकि ये चीज जब अंदर आएंगी तो ये ट्रैप होगी इसमें और ये टेम्परेचर बढ़ाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। अच्छा, तुम लोग को एक बात पता होगी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, नाम सुना है कभी? नो सर। एक एग्रीमेंट हुआ था, मतलब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ है, बहुत सारे देशों का मिलकर के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किया था इन लोगों ने। इन्होंने पेरिस, जो मीटिंग जहाँ पे होती है उसके नाम पे पड़ जाता है, ठीक है? तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि सब लोग ना अपना अपना पॉल्यूशन जो है वो कम करो, ठीक है? हर एक कंट्री को अपना पॉल्यूशन कम करना है। तो सब देशों ने कहा ठीक है, हमने एक तरह की ट्रीटी हुई थी, मतलब समझते हो ना, एग्रीमेंट मतलब ट्रीटी हुई थी कि हम अपनी 2015 में हम सब देश अपना अपना जो पॉल्यूशन है उसको कम करेंगे ताकि ओवरऑल जो पॉल्यूशन है उसमें कमी आ सके, ठीक है? और हमारा एक गोल था कि हम जो अपना एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री या 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है? क्या बोला? कितने से किससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे? 1.5 या 2 डिग्री ज्यादा, 1.5 डिग्री ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, मतलब हम 1.5 डिग्री ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर कितना होता है बताओ? हमारा एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 27, पता नहीं सर। किसी को कोई आइडिया? नो सर। हमारा एवरेज जो टेम्परेचर होता है लगभग वो लगभग 14.5 डिग्री सेल्सियस है, कम से कम, इससे कम नहीं है हमारा, ठीक है? बहुत ज्यादा है ये एवरेज 14.5। तुम लोग को लग रहा होगा 14.5 डिग्री सेल्सियस तो बहुत कम है, लेकिन तुम पूरी अर्थ का एवरेज ले रहे हो। पूरी अर्थ में क्या क्या आता है? आइस पोल्स भी आते हैं, इक्वेटर भी आता है। जब एवरेज लोगे तो ये है। अगर ये बढ़ेगा इससे, लाइक सपोज 15-16 पहुंच जाएगा डिग्री सेल्सियस, तो इससे क्या होगा? उससे क्या नुकसान होगा बताओ? कोई बता सकता है? बर्फ पिघलेगी ना। अगर बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? वाटर लेवल राइज करेगा। किसका वाटर लेवल राइज करेगा? समुद्र का। अगर समुद्र का वाटर लेवल राइज करेगा तो क्या होगा? जो तुम्हारे कोस्टल जो इलाके हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया या तुम्हारे ये जो इंडिया का नीचे वाला इलाका है, ये सब डूबने लग जाएंगे, है ना? तुम लोग ने सुना होगा कि 2050 तक या 2100 तक लोग कहते हैं कि ये जो कोस्टल इलाके हैं डूब सकते हैं अगर इसी रेट पे हम लोग यस। पॉल्यूशन करते रहे, इसीलिए क्योंकि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ा लोगे। तो ये एग्रीमेंट हुआ कि तुम सब लोग अपना रिड्यूस करो ताकि हम जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर वो 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ना बढ़ सके। मतलब अगर अभी
14 है तो 15.5 ही रह सके, ठीक है, या इवन तुम लोग कंट्रोल करो। पिछली सेंचुरी से इस सेंचुरी में फर्क आ चुका है, ठीक है। पिछली सेंचुरी में एवरेज टेम्परेचर कम था, 13.7 डिग्री सेल्सियस था, अब हम 14 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, 21st सेंचुरी में अभी से ही। तो अगर हम इस पे रोक नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, ओके, और हमसे फिर कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए एग्रीमेंट हुआ था ये साइन। हाँ, और ये एग्रीमेंट इसलिए और इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे क्योंकि तुम्हारा जो ये होता है इंटरनेट कह रहा हूँ, तुम्हारा पेपर होता है, उसमें तुम्हें पता है वो जीके भी आती है यस 10 सर। मार्क्स की। तो तुम लोग क्या लगता है रैंडम जीके आती है? वो रैंडम जीके नहीं पूछता, वो जीके No, वही sir. पूछता है जो कि बोर्ड कोर्स में होता है, ठीक है। तो जीके का एक क्वेश्चन बनता है कि ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो तुम पता चल गया क्लाइमेट से रिलेटेड है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में हुआ था। कितनी कंट्रीज ने साइन किया था? बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किया था। यूएसए ने इस एग्रीमेंट से पीछे हट गया था, मतलब यूएसए इस एग्रीमेंट से विदड्रॉ कर गया था कि मैं इसको नहीं मानता, मैं इस एग्रीमेंट को नहीं जानता। यूएसए, ठीक है, क्यों कर गया था? ईरान का रीजन था, ठीक है, ईरान से न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, कुछ कुछ मसले थे इंटरनल। तो यूएसए में कौन किया था? एक बंदा था पागल सा, जानते हो उसको? यस सर, हाँ डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, ये प्रेसिडेंट रह चुका था, है, ठीक है, बेचारा। तो था। खैर इसने इसने हरकत की थी, लेकिन अब नया प्रेसिडेंट आया है जो बाइडेन, है ना, यस सर। वो वापस से इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया, वापस से इस एग्रीमेंट में जुड़ गए वापस से यूएसए नाउ अगेन द पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। कौन सा? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है। तो अब यूएसए भी कंट्रोल करेगा अपने, और हम लोग तो कर ही रहे हैं, और इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इंडिया ने अपना पॉल्यूशन काफी कम किया है, ओके। वन मोर थिंग, तुम लोग को याद होगा कि अभी जब कोरोना पेंडेमिक आया तो क्या हुआ? कोरोना आने से तुम्हारी जो आसमान की फोटो, सब लोग क्या करने लगे? फोटो खींच के डालने लग गए आसमान के, देखा होगा। तुम क्या करने पॉल्यूशन लग गए? बहुत कम। पॉल्यूशन बहुत कम हो गया था, ऐसा लगता था कि यहाँ से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखती है दरभंगा से ना। इतना कम पॉल्यूशन हो गया था, ठीक है। तो ये चीज क्यों समझ आ गई थी ना कि अगर हम पॉल्यूशन कम करते हैं, क्या रिडक्शन हुआ था? ऑटोमोबाइल व्हीकल्स का रिडक्शन हो गया था, फैक्ट्रीज बंद चल रही थी ना, तो तुम्हारा पॉल्यूशन कम हो गया था, ओके। खैर, तो ये बातें हो गई हमारी इसके बारे में। हाँ, तो अब एक हमारा एक कंपाउंड आया था जिसका नाम था CFC। क्या था ये? नाम ही बता रहा है बहुत कुछ, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। होगा क्या भाई साहब? क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, और कार्बन होगा, है ना। अब जो क्लोरीन फ्लोरीन होते हैं, ज्यादा याद है, एक ही फैमिली के मेंबर हैं। फ्री CBI एट होम, ये क्या है सर? फ्लोरीन, क्लोरीन, B से ब्रोमीन, I से आयोडीन, ठीक है, फ्री CBI, ठीक है, ठीक है। तो ये चार का नाम याद रखना, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, फ्री CBI। तो ये जो है तुम्हारे, ये लोग हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, यस, हैलोजेंस होते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इनको। ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? ये फ्लोरीन। जैसे नीचे जाओगे रिएक्टिविटी घटेगी, ओके, घटेगी। हाँ। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा, EN इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। खैर, और इसके इधर कौन आता है? याद करो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन की फैमिली का याद है? कपड़ा सिलवाया जर्मनी से प्रॉब्लम, ठीक है, कपड़ा सिलवाया जर्मनी से प्रॉब्लम, नया पेपर आसानी सब बिक जाता है, ठीक है, उससे टीपो, उससे टीपो, ठीक है, जिनकी फैमिली होगा उससे टीपो, नया पेपर साइंस सब बिक जाता है, कपड़ा सिलवाया जर्मनी से प्रॉब्लम, और फ्री CBI एट होम। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन इससे कम होता है, ये उससे कम होता है, और कार्बन उससे भी कम होता है। अगर वैल्यू बता देता हूँ, तुम लोग को वैल्यू कोई नहीं बताएगा, मैं एक करता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है 3, इसकी होती है 2.1, ये 2.4 होती है, 2.1 या 2.4 होती है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, 2.4 होती है, ठीक है, ओके, बता दूंगा, ठीक है, 4 या 1 में होती है। तो खैर, ये क्यों बताया सर आपने?
क्योंकि हमने CFC की बात करी। CFC में तीनों कंपाउंड आ रहे हैं, ये और ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है, एक अल्फाज आता है ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सब क्या बकवास है? देखो कुछ बकवास नहीं है, अच्छी चीज है। अगर ये इफेक्ट Yes, नहीं होगा, अगर ये इफेक्ट नहीं होगा तो ठंड लगेगी, ठंडी पड़ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। क्या ठंडी पड़ लेकिन जाएगी? अगर होगा तो ग्लेशियर पिघल जाएगा। एक लिमिटेड होना चाहिए, लिमिट से होना चाहिए, ठीक है। इज इम्पोर्टेंट, हर चीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी एक ऑप्टिमल रेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो धरती ठंडी ना पड़े और ठंडी बहुत ज्यादा गर्म भी ना पड़े, तो इसके लिए एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। क्या होता है कि कुछ ऐसे गैसेस हैं, जब ये सूरज की किरणें नीचे आती हैं तो हम चाहते हैं कि आ तो जाओ, इसके तुम एकदम से निकल के मत जाओ, थोड़े ट्रैप हो जाओ इसमें, हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा क्या हो जाओ, ट्रैप हो जाओ, ताकि तुम इसको कर दो गरम। तो इस ट्रैपिंग को, इस गरम करने को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ओके। और ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं कुछ जो इस इफेक्ट को शो करती हैं। मेरा 40 मिनट होने वाला है, बंद होने वाला है, लेकिन मैं गैसेज का नाम लिख देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, CFC, NO2 और H2O। तुम लोग जो गलती करोगे वो N2O वाटर में करोगे। वेपर, हाँ, वाटर वेपर भी होता है, ये H2O, O3, ठीक है, और CO2, ठीक है। क्लोरोकार्बन नहीं होता। CFC और वो तो है ही है, ठीक है। 1 2 Yes, 3 sir. 4 5 6, इन 6 का नाम याद रखना, ठीक है। तो ये सब क्या है? सल्फर ग्रीन हाउस गैसेज डाइऑक्साइड होती नहीं हैं। होता है सर? SO2 नहीं है ग्रीन हाउस गैस, Yes, sir. ओके। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। इसके बाद वापस से रीलॉग इन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एयर कंप्लीट हो गया है, वाटर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Yes, sir.